हेलो स्टूडेंट्स, मैं कपिल कुमार शर्मा एक बार फिर आप लोगों के सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूं। और आज अपने यूट्यूब चैनल पर उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी के विषय में कुछ और बातें मैं आप लोगों से साझा करूंगा। उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण बातें मैं आप लोगों के साथ पहले भी साझा कर चुका हूं। और इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको प्रदेश में वन उत्तर प्रदेश में वन से संबंधित कुछ जानकारी साझा की थी। आज मैं उन वनों की जानकारी को थोड़ा और आगे बढ़ाना चाहता हूं। तो हम लोग यहाँ पर हेडिंग बना सकते हैं प्रॉपर। वनों का प्रशासनिक वनों का प्रशासनिक विभाजन। वनों का प्रशासनिक विभाजन, ये मुख्यतः हेडिंग है। और अगर हम उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात करें इसके आंसर की, तो प्रशासनिक दृष्टि से प्रदेश में जो वन हैं उन्हें प्रशासनिक दृष्टि से जो राज्य का वन क्षेत्र है, राज्य का वन क्षेत्र, राज्य का जो वन क्षेत्र है उसे राज्य का वन क्षेत्र को लगभग 6 भागों में बांटा गया है, या हम कह सकते हैं वर्गीकृत किया गया है। प्रशासनिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश राज्य के वन क्षेत्र को 6 भागों में विभाजित किया गया है। इसमें मैं पहली जो हेडिंग है, जो पहला भाग है, उसे मैं बात करूँगा। इम्पोर्टेंट हेडिंग रहेगी। पहले जो वन है वो है आरक्षित वन। आरक्षित वन, रिजर्व्ड फॉरेस्ट। और इस प्रकार के वन को अगर हम परिभाषित करने की कोशिश करें तो मैं विशेष से बताऊंगा कि ऐसे वनों में पर्यावरणीय भूमि संरक्षण और वन्यजीव संरक्षण, वन्यजीव संरक्षण संबंधी इन सब चीज़ों को बचाने के लिए, जैसे पर्यावरण को बचाने के लिए, भूमि को संरक्षित करने के लिए और वनों में रहने वाले जीवों का संरक्षण करने के लिए, इनको संवेदनशीलता के कारण कटाई, इन वनों में कटाई के साथ में पशु को चराना, कुछ आदि क्रियाएं पूर्ण रूप से प्रतिबंधित हैं। रिजर्व फॉरेस्ट में ना तो आप पेड़ पौधों की कटाई कर सकते हैं, ना ही वहाँ पशुओं को चरा सकते हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि वन्यजीव संरक्षण संबंधी संवेदनशीलता के कारण आप एक पॉइंट और बता सकते हैं हम लोग कि आप संग्रहण भी नहीं कर सकते। तो कटाई, पशु चराना और संग्रहण संबंधी प्रतिबंधित है। और ये जो हम लोग इनकी आरक्षित वन की जो बात कर रहे हैं, अगर हम पूर्णतः बात करें तो ये जो वन हैं, ये वन, मैं इस लाइन को पूरा ही लिखने की कोशिश करूँगा, ये वन पूर्णतः राज्य सरकार के नियंत्रण में होते हैं। इनके ऊपर राज्य सरकार का पूर्ण रूप से नियंत्रण होता है। तो ये थे हमारे आरक्षित वन। अगर हम अपने अगले वन की तरफ बढ़ें तो जो नंबर 2 पर आएगा वो आएगा संरक्षित
संरक्षित वन। इससे पहले वाला जो वन था वो था आरक्षित और दूसरा है संरक्षित वन। इसके विषय में मैं बता दूं कि संरक्षित वन भी राज्य सरकार के कंट्रोल में होता है। संरक्षित वन राज्य सरकार के कंट्रोल में होता है, या हम हिंदी में लिखें तो राज्य सरकार के नियंत्रण में होता है। लेकिन जो प्रतिबंध ऊपर थे, जो हम लोग कह रहे थे आरक्षित वनों में हम कटाई नहीं कर सकते, पशु को नहीं चरा सकते, या हम संग्रहण नहीं करते, इस प्रकार की जो प्रक्रिया है वो संरक्षित वनों में प्रतिबंधित नहीं है। हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि जैसे पशु चराना, लकड़ी काटना, इस प्रकार की जो प्रक्रिया है, जो वहाँ के स्थानीय निवासी हैं उन पर इस प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। किसके अंतर्गत? संरक्षित वन के अंतर्गत। हम अपने अगले हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं और अगली हेडिंग है तीसरी, अवर्गीकृत वन। अवर्गीकृत वन। अवर्गीकृत वन का क्या मतलब है? अवर्गीकृत मतलब अनक्लासिफाइड, या ऐसे वन जिनका अभी वर्गीकरण नहीं किया गया है, जिनका अभी वर्गीकरण नहीं किया गया है, जिनका अभी वर्गीकरण नहीं किया गया है, ऐसे वनों को हम लोग अवर्गीकृत वन कहते हैं। और इस प्रकार के वनों में भी हम लोग पशु और लकड़ी काटना, दोबारा बता देते हैं, अवर्गीकृत वन, ऐसे वन जिनका अभी कोई वर्गीकरण नहीं किया गया है, ऐसे वनों को हम लोग अवर्गीकृत वन कहते हैं। इन वनों में भी स्थानीय लोगों को लकड़ी काटने, पशु चराने की सुविधा रहती है। उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में हमने आपको बताया कि वनों का प्रशासनिक विभाजन किस प्रकार होता है, और प्रशासनिक विभाजन 6 भागों में विभाजित है, जिसमें से 3 मैंने आपको बताए। पहला है आरक्षित, दूसरा है संरक्षित और तीसरा है अवर्गीकृत वन। हम लोग बात करते हैं अपने अगले वन की, और नंबर 4 पर जो वन है वो है राजकीय वन। वो है राजकीय वन। राजकीय वन को यदि हम बात करें तो इसमें आंसर में लिख सकते हैं कि ऐसे वन जो पूर्ण रूप से या पूर्णतः राजकीय संरक्षण, राजकीय संरक्षण और नियंत्रण, राजकीय संरक्षण और नियंत्रण में होते हैं, ऐसे वनों को हम लोग राजकीय वन कहते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के स्थानीय लोग या अन्य लोग ना तो पशु चरा सकते हैं, ना ही वहाँ लकड़ी काटने की कोई अनुमति होती है, क्योंकि इन पर पूर्णतः अधिकार राजकीय सरकार का होता है। हम लोग अपने अगले वन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला वन है हमारा नंबर 5वां, सामुदायिक वन। सामुदायिक वन।
सामुदायिक वन। हम लोग इस प्रकार के वनों को यदि पढ़ने की कोशिश करें और इसके आंसर जानने की कोशिश करें तो हम लोग कह सकते हैं कि ऐसे वन जो पूर्णतः किसी स्थानीय निकाय हम यहाँ पर कह सकते हैं, जैसे स्थानीय निकाय जैसे जिला परिषद या जैसे नगर निगम या जैसे नगर पालिका या नगर पंचायत, इनके नियंत्रण में होते हैं। जो स्थानीय निकाय होते हैं उनके कंट्रोल में आने वाले जो वन हैं वो क्या कहलाते हैं? सामुदायिक वन कहलाते हैं। हम अपने अगले हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं और अगली हेडिंग है हमारी अंतिम हेडिंग है, छोटी सी बात करते हैं, और छठा वन है निजी वन। सॉरी, निजी वन। निजी वन को हम लोग कहते हैं कि भाई पर्सनल होते हैं, व्यक्तिगत अधिकार वाले वन होते हैं। अगर हम इनके नियंत्रण की बात करें तो निजी वन का जो नियंत्रण होता है, नियंत्रण मतलब जो कंट्रोल है, वो पूर्ण रूप से व्यक्तिगत होता है। किसी इंडिविजुअल के पास इसका पूरा अधिकार होता है, तो उसे हम लोग निजी वन कहते हैं। तो हम लोग अगर प्रशासनिक दृष्टि से देख रहे थे तो वनों को हमने कितने भागों में विभाजित किया था? हमने वनों को 6 भागों में विभाजित किया था। यदि हम वनों के लाभ की बात करें, अगर हम बात करें वनों से लाभ, सभी लोग जानते हैं कि जो मानव जाति है या मानव सभ्यता है, उसके बात करें तो उसकी वृद्धि, मानव जाति या मानव सभ्यता की वृद्धि या विकास के लिए ये जो वन हैं ये विशेष महत्व रखते हैं। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से दोनों तरह से वन सभी लोगों को फ़ायदा पहुंचाते हैं। अगर हम वन की बात करें तो वन किस प्रकार का संसाधन है? संसाधन की यदि बात करें, हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, अगर हम संसाधन की बात करें तो वन किस प्रकार का संसाधन या रिसोर्सेज है? तो वन है नवीनीकरण। वन कैसा है? नवीनीकरण, जिसको दोबारा उत्पन्न किया जा सकता है। इसी वजह से सरकार वन आरोपण पर या पेड़ पौधे लगाने पर बहुत ज़्यादा जोर दे रही है। अगर हम लाभ की बात करें तो लाभ की स्थिति में हम जो जानते हैं कि वनों के कारण एक तो वायु और एक जल के द्वारा मृदा का जो अपरदन हो रहा है, अपरदन का मतलब होता है मिट्टी का कटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर बह जाना, वो भी किसकी वजह से? जल की वजह से। और अगर बाढ़ भी यदि आ जाती है तो उससे वन जो है हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। वन हमें क्या प्रदान करते हैं? सुरक्षा प्रदान करते हैं। अगर और भी देखें तो इनकी जो पत्तियां हैं, सड़ी और गली जो पत्तियां हैं, यदि वो भूमि पर गिर जाएं तो उससे भूमि की उर्वरकता या उर्वरता जो क्षमता है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अगर और लाभ की बात करें वनों से तो वायुमंडल में एक तो CO2
और एक O2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस का जो बैलेंस है वो लगातार बना रहता है। वनों के होने से हम लोग ये भी कह सकते हैं कि वनों के होने से एक प्राकृतिक जो सुंदरता है, या हम लोग कह सकते हैं प्राकृतिक सौंदर्य, प्राकृतिक सुंदरता और प्राकृतिक सौंदर्य बना रहता है। और वनों का अगर हम कोई और भी लाभ देखें तो हम कह सकते हैं कि जैव और पर्यावरणीय जैव और पर्यावरणीय दोनों प्रकार से संतुलन बनाए रखने में वन जो है अपनी बहुत भूमिका निभाता है। मैं कुछ ऐसे पदार्थ के बारे में बात करना चाहूँगा जो हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, हमें वनों से प्राप्त होते हैं। तो जैसे मैं बात करता हूँ, एक पेड़ है जिसका नाम है चीड़, चीड़ का पेड़। और चीड़ के पेड़ से हमें एक प्रकार की राल या हमें एक प्रकार की गोंद प्राप्त होती है। और इनसे हम क्या प्राप्त करते हैं, इससे हम लोग तारपीन का तेल प्राप्त कर सकते हैं। तारपीन का तेल बनाते हैं किससे, चीड़ के पेड़ से। हम और बात करते हैं, अगर हम पहाड़ों की बात करें तो एक वृक्ष है जिसे हम लोग भोजपत्र वृक्ष कहते हैं। एक वृक्ष है जिसका नाम है भोजपत्र वृक्ष। और इससे हम क्या प्राप्त करते हैं, इससे हम कागज़ ज़्यादा मात्रा में प्राप्त करते हैं। एक और वृक्ष है, महत्वपूर्ण वृक्ष है, एक वृक्ष है खैर वृक्ष, खैर वृक्ष। इससे हमें कत्था प्राप्त होता है, कत्था प्राप्त होता है। और अगर और एक दूसरे वृक्ष की बात करें तो दो वृक्ष हैं, सेमल और एक वृक्ष है गुड़ेल, गुड़ेल। दो वृक्ष हैं, तो इससे हम लोग क्या प्राप्त करते हैं, माचिस की तीली। मतलब औद्योगिक दृष्टि से भी, उद्योगों की दृष्टि से भी वन हमारे लिए महत्वपूर्ण साबित होते हैं। हम लोग अगर किसी और वृक्ष की बात करें, किसी दूसरे वृक्ष की बात करें, तो हम कहते हैं एक वृक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी व्यक्ति इसके बारे में जानते हैं। बबूल की, जो बबूल का पेड़ होता है उससे मिलने वाली जो छाल है, बबूल की छाल से हम लोग क्या बनाते हैं, बबूल की छाल से हमें रंग प्राप्त होता है और उस रंग से हम लोग चमड़े की रंगाई करते हैं। क्या करते हैं, चमड़े की रंगाई। या हम कह सकते हैं कि बबूल की छाल से हमें रंग प्राप्त होता है। अगर किसी और पेड़ की बात की जाए तो एक होता है तेंदू, एक वृक्ष का नाम है तेंदू वृक्ष, तेंदू वृक्ष। इससे क्या प्राप्त होता है, इसका जो पत्ता होता है तेंदू वृक्ष का, उससे आजकल एक स्लो नशा है, बीड़ियाँ बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। जो बीड़ी लोग तम्बाकू जिसमें भरकर उसका सेवन करते हैं बीड़ी पीने में, तो वो तेंदू के वृक्ष से बनाई जाती है। अगर हम लोग कुछ और बात करें, शाख, शाख और महुए का जो वृक्ष है उससे हमें, या जो शाख और महुए के जो पत्ते हैं, जो वृक्ष से पत्ते प्राप्त होते हैं, उससे हम लोग पत्तल बनाते हैं और दोने बना लेते हैं जिसमें भोजन करते हैं। और आप भली भांति जानते हैं एक वृक्ष होता है रबर वृक्ष, रबर वृक्ष। इसके नाम से ही पता लग रहा है, इसके रस से, इससे निकलने वाला जो रस है, जो लिक्विड है, उससे हम लोग रबड़ बना लेते हैं। और एक वृक्ष है, महत्वपूर्ण है, ताड़ी और खजूर का रस, ताड़ी से और खजूर का रस, इससे
पूर्वी क्षेत्र में एक पीने वाला पदार्थ बनाया जाता है जो नशे के लिए यूज होता है, जिसे हम लोग कहते हैं ताड़ी। तो ये कुछ जानकारी थी जो मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर की है। ये वनों से संबंधित थी। मुख्यतः आज की हेडिंग जो थी वो तो थी वनों का प्रशासनिक विभाजन कैसा होता है, किस प्रकार होता है, और उसको समझाने की मैंने कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के लिए वो सब चीज़ें महत्वपूर्ण साबित होंगी। आगे आने वाली वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को लगातार सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।